Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 11 of chapter number 13, Organism and Populations. In today's session, we discussed about the population interactions relationship और वो relationship का नाम है parasitism. So parasitism के लिए नीचे मैंने symbol यूज़ किया हुआ है प्लस एंड माइनस. तो एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा एंड दूसरे स्पीसीज को लॉस होगा. सो जिसको बेनिफिट होता है उसे पैरासाइट बोला जाता है एंड जो लॉस होगा जिसे उसे कंसिडर किया जाता है एज अ होस्ट. सो इफ यू कंसिडरिंग दैट पैरासाइटिक मोड ऑफ द लाइफ एंश्योर दैट फ्री लॉजिंग हैबिटेशन एंड फूड मिल्स. सो अगर हम ऐसा कंसिडर्ड करते हैं कि भाई पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ मतलब क्या, तो भाई फ्री में रहना और फ्री में खाना. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासाइटिज्म हैज़ इवॉल्व इन सो मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू द हायर वर्टिब्रेट्स. सो पैरासाइटिक मोड का मतलब है फ्री में रहना, फ्री में खाना, और बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट के अंदर आपको पैरासाइटिज्म का रिलेशन देखने को मिलेगा. So many parasites have evolved to be a host specific. बहुत सारे नंबर ऑफ पैरासाइट्स के पास होस्ट स्पेसिफिक इवोल्यूशंस होगा. So they can be parasites only a single species of host. कि भाई खुद किसी एक ही पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है. So in such a way both host and parasite tend to be a co-evolve. तो अगर कोई चेंजेस होस्ट की बॉडी में होता है तो कंपलसरी पैरासाइट को भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है. सो इसको बोला जाता है को इवॉल्व, दोनों का एक दूसरे के साथ में होने वाला इवोल्यूशन. सो दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्ट और रेजिस्ट द पैरासाइट. कि अगर होस्ट कोई मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके या तो रेजिस्ट कर सके, then parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them. उसके साथ लड़ने का या तो उसको न्यूट्रलाइज करने का मैकेनिज्म पैरासाइट को भी डेवलप करना है, तभी जाकर के इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज, तभी जाकर के वो होस्ट के स्पीसीज के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकेगा. सो इन अकॉर्डेंस विथ देयर लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पैरासाइट्स इवॉल्व अ स्पेशल एडेप्टेशन. तो पैरासाइट्स के पास बहुत सारे नंबर ऑफ एडेप्टेशंस होते हैं. जैसे कि पहला तो वो लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. अब उनको सेंस ऑर्गन की क्या ज़रूरत है, उनको तो फूड ढूंढना ही नहीं है. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लाइंग ऑन द होस्ट. होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होने के लिए उसके पास स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ एडेसिव टच होने वाले ऑर्गन्स होते हैं, या तो सकर्स हो सकते हैं जिसको आप लोगों को पता है हुस्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है. नंबर 3, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या काम है, उनको तो रेडीमेड डाइजेस्ट किया हुआ फूड मटेरियल ही एब्जॉर्ब करना है. एंड नंबर 4, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो जनरेट करेंगे क्योंकि उनका फूड और रहना तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है. सो द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate the parasitization of its primary host. अब पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर एक या तो दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या तो वेक्टर्स होते हैं टू फैसिलिटेट कंप्लीट द पैराटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट. तो प्राइमरी होस्ट का जो पैरासाइटेजेंस है वो कंप्लीट करने के लिए उनको एक या तो दो इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है या तो वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, द ह्यूमन लीवर फ्लुक ट्रिमेटोड पैरासाइट है. दे आर डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें पहला है अ स्नेल एंड दूसरा है अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. मतलब ये लीवर फ्लूक नाम के पैरासाइट को अगर अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी हो देन उसको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. पहला है स्नेल एंड दूसरा है फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. ओके,
नाउ दूसरा एग्जांपल जिससे आप काफ़ी फेमिलियर हो, मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। सो ये प्लाज्मोडियम नाम का मलेरियल पैरासाइट है, नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है उसको टू स्प्रेड टू दी अदर होस्ट। नाउ मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म दी होस्ट। मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट का काम क्या है? होस्ट को इलनेस देना, हार्मफुल इफेक्ट देना। तो वो हार्मफुल इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, रिड्यूस दी सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल को कम कर सकता है, रिड्यूस दी ग्रोथ एज वेल एज रिड्यूस दी रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि रिलेशन था प्लस और माइनस, चलो प्लस की बात तो हमने कर ली, ये बात चल रही है माइनस की, होस्ट को होने वाले हार्मफुल इफेक्ट की। सो फर्स्ट उसका सर्वाइवल, उसका ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो कम करेगा। सेकेंड, बाय दैट वे अल्टीमेटली क्या कम होगा? उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। सो दे में और दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वेलनरेबल, होस्ट को सेंसिटिव कर देता है, वेलनरेबल कर देता है टू प्रेडिशन बाय मेकिंग इट्स फिजिकली वीक। होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर के वो होस्ट को इतना वीक कर देगा कि प्रेडेशन के अगेंस्ट में खुद को वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रेडेशन के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस ये होस्ट को हो जाएंगे। सो डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव, ग्रो विद इन दी होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? पॉसिबल है ऐसा कोई आइडियल पैरासाइट हो जो होस्ट की बॉडी में ग्रो करेगा, उसमें से न्यूट्रिशन लेगा पर उसको हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा? तो ऐसा कोई पैरासाइटिज्म अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक को बेनिफिट मिले और दूसरे को कोई फायदा या कोई नुकसान ना हो तो वो रिलेशन ही बदल जाएगा, और वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा? कॉमेंसालिज्म। तो ऐसा कोई आइडियल पैरासाइट अवेलेबल नहीं होता। So then why didn't natural selection leads to the evolution of such totally harmless parasite? चलो पहले का आंसर आया नो। देन दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स? तो ऐसे टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स का इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो रिलेशन ही पूरी बदल जाएगी, वो तो कॉमेंसालिज्म के अंदर आपको कंसिडर करना होगा। नाउ पैरासाइट्स के कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि टाइप नंबर 1, पैरासाइट दैट फीड डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। होस्ट की एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एक्टोपैरासाइट्स। एग्जांपल्स है माइट्स एंड लीच। Okay, most familiar दूसरे number of examples of this group are the lice on the humans. Humans के head में, उनके hair में रहने वाला insect and ticks on the dog. Dog की surface पे रहने वाला insect. तो ये body के बाहर रह के या तो बाहर के surface पे रह के nutrition absorb करने का काम करते हैं। तो ये सब है ectoparasites. Even many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. तो बहुत सारी मराइन फिश लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है विथ एक्टोपैरासाइटिक कोपपोड्स। तो ये एक्टोपैरासाइटिक कोपपोड्स कहाँ पे होता है? मराइन फिश की बाहर की सरफेस के ऊपर। इवन कस्क्यूटा नाम का एक प्लांट है, आपको पता है 11th में आपने डिस्कस किया था, इट्स अ पैरासाइटिक प्लांट। दे आर कॉमनली फाउंड ग्रोविंग ऑन अ हेज प्लांट। हेज का मतलब ये है प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज अ मार्जिन और बाउंड्रीज ऑफ गार्डन फॉर फील्ड सेपरेशन। कि भाई दो भाई की अगर फार्म है, दो भाई की लैंड है, तो वो दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में जो मार्जिन की जाती है उसमें ज़्यादातर ये कस्क्यूटा जैसे पैरासाइटिक प्लांट ग्रो होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कॉमनली फाउंड ग्रोविंग ऑन हेज प्लांट। क्या करते हैं वो लोग? हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब ये कस्क्यूटा
अपने लीफ भी गिरा देते हैं, लीफ का क्लोरोफिल भी लॉस कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। सो कस्क्यूटा को टोटल पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो होस्ट प्लांट के वस्कुलर टिश्यूज के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बना लेता है, जिसको सकर्स या तो होस्टोरिया के नाम से जाना जाता है। सो इट डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच आर पैरासाइटिस। तो होस्ट प्लांट में से वो सीधा ही न्यूट्रिशन लेता रहता है। दूसरा एक एग्जांपल है, द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसीडर्ड अ पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट तो कौन है? प्लाज्मोडियम। ऑल्दो इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट है ही, बट फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, फिर भी उसको हमारे ब्लड की ज़रूरत रिप्रोडक्शन के लिए क्यों है? सो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्लड इज़ रिक्वायर्ड फॉर नरिश द डेवलपिंग फर्टाइल एग। तो डेवलपिंग फर्टाइल एग को नरिशमेंट करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है फीमेल मॉस्किटो को। तो वो पहला टाइप था एक्टोपैरासाइट। टाइप नंबर 2 इज़ द एंडोपैरासाइट। इन कॉन्ट्रास्ट, endoparacites are those that live inside the host body at different site। होस्ट बॉडी के अलग अलग साइट पे रहने वाले पर बॉडी के अंदर, तो उनको बोला जाता है एंडोपैरासाइट्स। लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, अलग अलग जगह पे ये लोग रह के अपना न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, एस्केरिस। Okay, now life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization as compared to the ectoparasite। endoparasites जो है उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। इवन उनका जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल एंड एनाटॉमिकल इंटरनल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। जब उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में पूरा अगर एनालिसिस किया जाए तो उसका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स ग्रेटली सिंप्लीफाइड होते हैं, ऐसा ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की डिटेल के ऊपर से हम लोगों को जानने मिलेगा। ओके, तो ये दो टाइप हुए। नाउ थर्ड है एक स्पेशल टाइप का पैरासाइटिज्म जिसका नाम है ब्रूड पैरासाइटिज्म इन द बर्ड्स। अब आपको ये एग्जांपल ऑलरेडी पता है कि बर्ड्स के अंदर दिखने वाला ब्रूड पैरासाइटिज्म इज अ फैसिनेटिंग अट्रैक्टिंग एग्जांपल है ऑफ पैरासाइटिज्म इन विच द पैरासाइटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। ए नाम का बर्ड, बी नाम का बर्ड। अब ए नाम का बर्ड क्या करेगा, अपने एग किसके नेस्ट में रखेगा? बी के नेस्ट में, और बी उसको अपने ही एग समझ करके उनको क्या करता रहेगा? ग्रो। सो ये है ब्रूड पैरासाइटिज्म का एक समरी। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in the size and color। अब चलो बी के जो एग है उसके कलर, उनकी साइज देख करके ए के अंदर भी वो इवोल्यूशन होने लगा है कि बी के एग की साइज और कलर के जैसे ही वो भी एग बनाना जनरेट कर दिया। तो कलर और साइज अगर एक दूसरे के जैसे ही होगी टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। अब अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे एग नहीं है तो वो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा और नेस्ट में से उसको निकालेगा भी नहीं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को डिस्कस करना है कुक्कू, कोयल एंड क्रो। तो कुक्कू, कोयल यहाँ पे एज अ पैरासाइट का काम करता है, जो अपने एग किसके नेस्ट में डाल देता है? क्रो के नेस्ट में, जो क्या है? होस्ट।
So try to follow the movement of cuckoo, कोयल and crow in your neighborhood park during the breeding season. breeding season के टाइम पे अगर आप ये स्प्रिंग टू समर में कहीं ध्यान से देखो तो शायद आप लोगों को कुक्कू और क्रो का जो मूवमेंट है वो देखने मिलेगा और आप ब्रूड पैरासाइटिज्म का स्टडी कर सकते हो। ओके, ये डायग्राम आपको है दिया हुआ लिवर फ्लूक का, जो एक ट्रेमेटोड पैरासाइट कंसिडर्ड किया जाता है जिसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई 2 होस्ट के अंदर एक तो होता है फिश एंड होस्ट नंबर 2 तो वो है स्नेक। ओके, नाउ पैरासाइटिज्म का टाइप नंबर 4 जिसको बोला जाता है टेम्पररी पैरासाइट। तो टेम्पररी पैरासाइट मतलब ऐसा एनिमल विच स्पेंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज अ पैरासाइट। पूरी लाइफ साइकिल में से थोड़ा सा टाइम एज अ पैरासाइट वो पास करता है। एग्जाम्पल है लार्वल फॉर्म एंड नंबर 5 जिसको बोला जाता है परमानेंट पैरासाइट। सो एनिमल विच स्पेंड देयर एंटायर लाइफ एज अ पैरासाइट, पूरी की पूरी लाइफ एज अ पैरासाइट ही पास करेगा। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस परमानेंट पैरासाइट इज एस्केरिस एंड टेपॉन। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द पैरासाइटिज्म और वी कैन से दैट पैरासाइटिज्म प्लस माइनस एंड इट्स प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।